नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के संदर्भ में, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। इस अध्याय में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं सभी प्रकार की परमाणु के लिए जितने भी दार्शनिकों ने जो सुझाव, जो कथन दिए थे, हमने वो सब पढ़ लिया। डाल्टन का अभिग्रहित हमने पढ़ लिया। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया। तो परमाणु के संबंधित जितने कथन थे, जितनी विचारधाराएं थी, उन सब का हमने अध्ययन कर लिया। तो अब हम आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं आपकी पाठ्य वस्तु में निहित जो पाठ्य प्रश्न है, मतलब आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं, उन सभी को यहाँ पर हम हल करने वाले हैं बहुत ही मजेदार अंदाज में। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, करने वाले मजेदार अंदाज में सभी पाठ्य निहित प्रश्नों को हल। तो देखते हैं हमारी स्क्रीन पर पहला जो प्रश्न है वो क्या कहता है। पहला प्रश्न हमारा जो है वो है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, यानी कि हमारे पास कौन है, 5.3 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम आपका एसिटिक अम्ल जो है ये लिया हुआ है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। फिर देखिएगा 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मतलब आपके पास क्या है, एक अभिक्रिया हो रही है। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा कि एक तो आपके अभिकारक होंगे और एक आपका उत्पाद होगा। तो यहाँ जो अभिकारक है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल। उत्पाद आपको क्या मिल रहा है, उत्पाद मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एसिटेट और मिला है आपको जल। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम के जो है अनुरूप है। अब बात समझो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि अभिकारक का जो आपका द्रव्यमान है और जो आपका उत्पाद का द्रव्यमान है, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस अभिक्रिया में जो भी इनकी मात्रा दी है उन्हें जोड़ करके देख लेना है, दोनों बराबर आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो देखिएगा सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल ये तो आपका क्या हो गए हैं, अभिकारक यहाँ पर हो गए हैं, ठीक। और अब जो बचे हैं एरो के इस तरफ, यानी कि तीर के उस तरफ जो बचे हैं वो आपके कौन है, उत्पाद यहाँ पर हमारे पास हो गए हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपके पास अभिकारक जो है वो क्या दिए हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल। तो सोडियम कार्बोनेट आपका लिया हुआ है 5.3 ग्राम और एसिटिक अम्ल लिया है 6.0 ग्राम। ये कितना हो गया, 11.3 ग्राम आपका अभिकारक हो गया। क्या हो गया है, अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट मतलब कि रिएजेंट्स, ठीक। अब देखिएगा जो उत्पाद है उसके अंदर 2.2 ग्राम दिया हुआ है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम आपको दिया हुआ है सोडियम एसिटेट और आपको जल दिया हुआ है 0.9 ग्राम। क्या दिया हुआ है, 0.9 ग्राम आपको जल यहाँ दिया हुआ है। आप इन्हें जोड़ लीजिए, 9 10 11 12 13, ठीक, और 8 9 10 और 1 11। तो आप यहाँ देखो कि जो आपका अभिकारक का जो आया था मान, ठीक, वही आपके किसका आया है, उत्पाद का मान आया है। मतलब कि अभिकारक जो है उतना ही उत्पाद हमने लिया है। तो बिल्कुल सही है ये परीक्षण, यानी कि बिल्कुल सही है। क्या है ये, आपकी ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये कैसी है, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात। तो आपको क्या याद होना चाहिए था यहाँ पर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि क्या दिया हुआ था कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के कैसा होगा, बराबर यहाँ पर होगा। कैसा होगा, वो बराबर होगा। तो देखो उत्तर में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो हमने जोड़ा 11.3 आपका क्या आया, अभिकारक का द्रव्यमान।
यहाँ मैंने उत्पादों के बारे में बात कर ली, तो जब मैं उत्पादों का द्रव्यमान जोड़ूंगी तो वो भी कितना आना चाहिए, 11.3, और हमारे यही आया था। अतः ये जो परीक्षण है ये कैसा है, सही है। ये जो समीकरण आपने लिखी है, ये जो अभिक्रिया हुई है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप हुई है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपके पास है हाइड्रोजन और आपके पास कौन है, ऑक्सीजन। ठीक, का जो द्रव्यमान है वो कह रहा है 1:8 के अनुपात में संयोग करके वो जल निर्मित करते हैं। क्या बनाते हैं, जल। अब आपको पता है कि हमारे पास देखिएगा H2O है। ठीक, अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो ये 2:16 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 2:16 आपके पास हो जाएगा। क्लियर हो गई, काट देंगे तो 1:8 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। ये इसलिए यहां से 1:8 यहां पर लिखा हुआ है। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, यानी कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, एक के लिए 8 चाहिए होते हैं। एक के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ हाइड्रोजन, यहाँ लिखती हूँ ऑक्सीजन, यहाँ लिख दिया मैंने 1:8। अब यहाँ कितने चाहिए हमको, 3 ग्राम इन्होंने हाइड्रोजन दी है, यानी कि यहाँ 3 हो गई। ठीक, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसको 3 से हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा। और अनुपात अगर आप देखोगे तो जब आप 3:24 को काटोगे तो ये 1:8 ही आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया यहाँ तक। आगे चले तो आप देखिए लिखेंगे कैसे। हाइड्रोजन और जल का जो अनुपात है वो हमें 1:8 यहाँ दिया है। प्रत्येक 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। भाई 1 ग्राम के लिए 8 की आवश्यकता है, 3 के लिए वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर बढ़ोतरी कितने की हो गई, 3 की। तो यहाँ भी बढ़ोतरी कितने की कर देंगे, 3 की। तो 8 दिया कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो 3 ग्राम के लिए कितने की आवश्यकता हुई, 24 की आवश्यकता हो गई। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। ठीक, तो ये देख लीजिए 3 के लिए कितने की आवश्यकता होती है, 24 ग्राम की हमें आवश्यकता यहाँ पर होती है। अब कहाँ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। भाई हमने जब हमारी कक्षा में अध्ययन किया था, हमने उस समय पढ़े थे डाल्टन के अभिग्रहित पढ़े थे। डाल्टन ही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया, फिर उन्होंने परमाणु के लिए अभिग्रहित भी दिए, फिर परमाणु द्रव्यमान के बारे में भी बताया। तो वहां हमने जब अभिग्रहित पढ़े थे तो हमने क्या बात करी थी कि भाई जो द्रव्यमान वाला संरक्षण का नियम है, एक तो वो क्या कहता है कि अभिक्रिया में आपका जो अभिकारक का जो द्रव्यमान है वही आपका उत्पाद का द्रव्यमान होगा। ठीक, इसका मतलब द्रव्यमान कैसा है, संरक्षित है, यानी कि आप में उतनी शक्ति नहीं है, हम में उतनी शक्ति नहीं कि द्रव्यमान का हम सृजन कर पाए या द्रव्यमान का हम विनाश कर पाए। यानी कि क्या होगा, हम निश्चित अनुपात में चीजों को लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो अभिग्रहित है, उसमें से एक अभिग्रहित ऐसा कहता है कि किसी अभिक्रिया में आप जो परमाणु काम में ले रहे हैं उनका जो द्रव्यमान है वो ना ही आप सृजित कर सकते हो और ना ही आप उसका विनाश कर सकते हो। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी तो हमारे पास यही कहता है। देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी संरचना में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक, अब देखो जो कि किसके नियम पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। और रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणुओं का जो है आप ना तो सृजित कर सकते हो और ना ही आप उसका क्या कर सकते हो, विनाश कर सकते हो, यानी नष्ट कर सकते हो। तो जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो यहाँ पर जो है वो पूर्ण बैठता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया।
अब कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर जब हमने H2O लिया था तो उसके लिए हमने 1:8 की बात की थी। ठीक, अगर हम NH3 लेते हैं तो वहां पर हम 14:3 के विषय में बात करते हैं कि नहीं करते? तो ये जो अनुपात है ये क्या है? फिक्स्ड है, निश्चित अनुपात है। यही तो हमने अपनी कक्षा में अध्ययन किया था। तो अब ये पूछ रहे हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है और जो उन्होंने अभिग्रहित दिए उनमें से ऐसा कौन सा अभिग्रहित है जो निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो अभिग्रहित देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके निर्मित होते हैं, मतलब कि यौगिक बनाते हैं। अब देखो ये छोटी ही संख्या है क्योंकि ये आगे कट नहीं सकती, और कैसी है? पूर्ण संख्या है। आधी संख्या है क्या भाई? पूर्ण है कि नहीं? ठीक, तो वो यही कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु तो भिन्न भिन्न थे कि नहीं भाई? हाइड्रोजन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग चीज है, यहाँ नाइट्रोजन अलग है और आपका हाइड्रोजन अलग है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके आपका क्या बना लेते हैं? यौगिक बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? ये यौगिक बना लेते हैं। ठीक, और ये क्या है? आपका निश्चित अनुपात के नियम से क्या होता है? मेल खाता है, यह पूर्ण रूप से उचित है। अतः दिए गए यौगिकों में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार कैसे हैं? समान होते हैं। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं कहां? अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि भाई जो आपका कार्बन है उसका जो 12 है, यानी कार्बन 12 जो है उसका जो समस्थानिक है वो हमें याद रखना है कि 1/12वें भाग के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर किसके विषय में बात हो रही है? 1/12वें भाग के विषय में बात हो रही है। और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। मतलब आप क्या करोगे? यहाँ पर आपने क्या कर लिया? कार्बन के 12 टुकड़े कर लिए। कितने टुकड़े कर लिए? 12 टुकड़े कर लिए। ठीक, और इसको हमने क्या करा है? एक तराजू में ऐसे रख लिया। ये हमारे पास दूसरा है, तो यहाँ पर कोई चीज जो है वो इसके बराबर यहाँ पर होगी। बात समझ में आ रही है? हमने इसका अध्ययन भी किया था और तब हमने वहां पर क्या देखा था? तरबूज और सेब वाली बात हमने करी थी। तो ये क्या है? ये जो 12 आपको दिख रही है यूनिट है। हम इसको कैसे मेजर करते हैं? AMU में करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और अब आजकल हम इसे यू में कर लेते हैं, यानी कि यूनिफाइड। तो याद कितना रखना है कि परमाणु द्रव्यमान एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। देखो 1/12वें भाग मतलब ये 1/12 हो गया। ठीक, अब कार्बन का कितना होता है? 12। ठीक, तो 12 से 12 चला गया तो 1 आ गया ना। ठीक, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है? एक परमाणु को आप जो है आंखों से देखना संभव क्यों नहीं है? तो भाई एक परमाणु को आप आंखों से कैसे देख सकते हो? क्योंकि जो आपका परमाणु है वो क्या है? पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। कौन सी इकाई है ये? सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक, अब जब सूक्ष्मतम इकाई है तो इसको किसमें नापा जाता है? नैनोमीटर में इसकी त्रिज्या को नापा जाता है। दूसरा, परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में तो हमें मिलते ही नहीं है। मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। तो आप कैसे देख पाओगे उन्हें? ठीक, तो बात समझ में आ गई कि ये जो परमाणु है इसे आप इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं आकार के अंदर। ठीक, देखो परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, अतः ये इतना सूक्ष्म है कि इसकी त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। इसलिए आप एक परमाणु जो है उसको आप आंखों द्वारा नहीं देख सकते, या हम कहें कि नेक्ड आईज द्वारा आप इसे नहीं देख सकते। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है? निम्न के सूत्र आपको लिखने हैं। हम ये सीख चुके हैं कि सूत्र कैसे बनाया जाता है, तो वीडियो को यहाँ पर आपको करना है पॉज। और अब आपकी बारी आ गई, कॉपी पेन का इस्तेमाल करना है। फटाफट से आपको क्या प्रश्न लिखने में समय नहीं गवाओ, आप सीधा उत्तर लिखने पे कंसंट्रेट करो। आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है,
सोडियम ऑक्साइड। पहला प्रश्न क्या है, सोडियम ऑक्साइड। तो आप यहाँ देखिए, ये रहा सोडियम जिस पर +1 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो क्रिस क्रॉस आप यहाँ करा दो तो क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, Na2O बन जाएगा। भाई क्लियर हो गई बात यहाँ तक। देखो कैसे, ये रहा आपका सोडियम, तो जो सोडियम है वो आपका क्या होता है, +1, ठीक। ऑक्सीजन आपका -2 होता है, तो इसकी संयोजकता इसके चरणों में, इसकी इसके चरणों में। तो अब Na के पास कौन आएगा, 2, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गई बात। अगला देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम होता है +3 और क्लोरीन होता है -1। क्लियर हो गई। तो इसकी संयोजकता इसके चरणों में, इसकी इसके चरणों में, तो ये एल्यूमिनियम तो ऐसा। अब -1 को लिखने की क्या है, आवश्यकता नहीं है, तो AlCl3 यहाँ पर हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र बना है वो क्या बना है, AlCl3। अगला है सोडियम सल्फाइड। क्या है अगला, सोडियम सल्फाइड। तो आपके पास क्या है, ये रहा सोडियम, ये होता है +1, सल्फाइड होता है -2, इसकी संयोजकता इसके चरणों में, मतलब आप क्या करा देंगे, क्रिस क्रॉस करा देंगे यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। अगला देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम के लिए आप लिखेंगे Mg, ये होता है +2। हाइड्रोक्साइड हमारा कैसा है, बहुपरमाणुक है, तो यहाँ पर OH- होता है, यानी कि -1। अब करना कुछ नहीं है, इसकी संयोजकता इसके चरणों में और इसकी इसके चरणों में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। अब चूंकि ये बहुपरमाणुक है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, 2 बार है इसीलिए होल ट्वाइस। क्लियर हो गई बात। तो चलिए देख लेते हैं सूत्रों को। सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम आपको लिखने हैं। अब अपने को क्या करना है, नाम लिखना है। तो बहुत सीधा तरीका है, यहाँ पर आप देखो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम, ठीक। क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमने एल्यूमिनियम लिख दिया। और आपको सल्फेट दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। बस, और क्या करना है हमें, और कुछ नहीं करना। अगला देखो, ये कौन है, कैल्शियम, ये कौन है, क्लोरीन। तो क्या बनेगा नाम, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। बहुत ही आसान है। ये कौन है, पोटेशियम। अब के क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है, केलियम, इसलिए ये के है। सोडियम के विषय में अगर बात करें तो सोडियम का क्या होता है, नेट्रियम होता है, इसलिए वो क्या है, Na। तो पोटेशियम और ये क्या है, सल्फेट। तो लिख दीजिए यहाँ पर पोटेशियम लिख दीजिएगा और फिर लिख दीजिएगा आप सल्फेट। क्या है ये, पोटेशियम सल्फेट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो, फिर है KNO3, ठीक। तो K से तो आपका कौन है, पोटेशियम है। कौन है K से, पोटेशियम, ठीक। और आपका NO3 से कौन है, नाइट्रेट है। कौन है, नाइट्रेट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है CaCO3, यानी कि Ca कौन है, कैल्शियम, और CO3 कौन है आपका, कार्बोनेट। और हम भी इसे यहाँ पर पूरा कर देते हैं, तो ये देखिएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। तो पता चल गया कैसे लिखते हैं सूत्रों को और सूत्रों से नामों को। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बात समझ में आ गई। तो अब कहाँ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपने उत्तर देख लिए और ये रहा अगला प्रश्न। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। अभी जो हमने लिखे वो रासायनिक सूत्र ही तो थे, तो रासायनिक सूत्र का तात्पर्य क्या है, क्यों लिखते हैं। देखो हम बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिख सकते, तो हमने क्या करा, नामों को छोटा करा प्रतीकों के द्वारा
और फिर उनको क्या बना दिया, अगर जब हमने यौगिक बनाया तो उस यौगिक में हमने जिन भी प्रतीकों का यानी जिन भी परमाणुओं को काम में लिया, जिस भी संगठन को काम में लिया, बस उस संगठन को लिख दिया। तो रासायनिक सूत्र क्या काम करता है, आपके जो यौगिक है उसमें आपने जितने परमाणु काम में लिए हैं उन संगठनों के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। देखो, रासायनिक सूत्रों का उपयोग किसी यौगिक या तत्व में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं और उनकी संख्या का वर्णन करने के लिए क्या होता है, किया जाता है। यही हमने बात करी। ठीक, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं को एक या दो अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। किसने समझाया था ये हमको? बर्जीलियस ने हमको समझाया था कि आप जो है सुझाव दिया था कि जब आपको तत्वों के प्रतीक लिखने हैं तो आप अंग्रेजी के एक या दो अक्षरों का प्रयोग आप कर सकते हो। रासायनिक प्रतीकों का एक संग्रह जो यौगिक बनाने वाले तत्व और उनकी मात्राओं को क्या करता है, दर्शाता है। तो देखो उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात की जा रही है तो उसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है। जल की बात अगर हम करें तो क्या होगा, H2O होगा। अमोनिया की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, NH3 यहाँ पर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अगर हम सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, टेबल सॉल्ट के विषय में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, NaCl यहाँ पर हो जाएगा। तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है, मात्रा पता चल रही है कि सूत्र में आपने कौन सा तत्व या परमाणु लिया है, प्लस कितनी मात्रा में आपको लिया है, दूसरा के कौन से तत्वों ने कैसे संयोजन यहाँ पर किया है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं अपने को ये बताना है। तो देखो H2S है यहाँ पर, तो ये रहा S और S के साथ जुड़े हैं हाइड्रोजन, कितने, 2, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 3, सल्फर का 1 और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2। तो H2S अणु में हाइड्रोजन कितनी है, 2, सल्फर कितनी है, तो टोटल कितने हो गए हैं यहाँ पर, 3 ये हो गए हैं। क्लियर हो गई बात। अगला देखो, इसी में PO4 3 माइनस आयन। अब आपको ये नहीं देखना कि आयन में 3 माइनस है या क्या है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कितने इसमें लिए हैं। तो यहाँ पर P दिया है और O4 दिया है, तो ऑक्सीजन 4 और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए हैं यहाँ पर, 5 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 5 यहाँ पर हो गए हैं। देखो आयन में फास्फोरस जो है 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, अतः कितने परमाणु हो गए, टोटल 5 परमाणु यहाँ पर हो गए। तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन आपको करना है, तो हमने ये सीखा है। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए, वीडियो को कर दीजिए पॉज और कोशिश करिए यहाँ पर आणविक द्रव्यमान के परिकलन को करने की। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के विषय में, तो यहाँ हमने H2 लिख दिया जो कि क्या है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है। ठीक, अब एक हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है 1 है, ठीक, और दूसरे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 1। तो टोटल जो द्रव्यमान हो गया है वो आपके पास हो गया है 2mu, यानी कि 2amu यहाँ पर ये हो गया। दूसरी बात करते हैं किसके विषय में, ऑक्सीजन के विषय में। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दूसरी ऑक्सीजन का भी कितना हो जाता है 16, तो टोटल कितना हो गया है ये 32amu यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो गया। तीसरा चलते हैं हम, तीसरा आपको दिया है क्लोरीन जो कि है Cl2, यानी कि Cl और Cl, एक क्लोरीन का होता है 35.5, दूसरे क्लोरीन का भी होता है 35.5, टोटल हो गया है 71amu यहाँ पर। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चलिए, 4th नंबर पर है CO2 के विषय में यहाँ बात हो रही है। तो देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितने, 2 यहाँ दिए हैं, तो 2 इंटू ऑक्सीजन, कार्बन का होता है 12, 2 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ हो गया 16, ये हो गया 12, 16 दूनी आपके पास 32, 32 और 12 आपका हो जाता है 44amu। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है? अगला क्या है, CH4 है आपके पास, तो यहां लिख दीजिएगा CH4, फिर कार्बन प्लस
अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 इंटू हाइड्रोजन आप करिएगा, कार्बन होता है 12, 4 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो 12 और 4 कितने हो गए हैं? 16 AMU यहाँ हो गए हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलिए, आगे देखिएगा, आगे है C2H6 के विषय में बात हो रही है, तो यहां हम लिख देते हैं C2H6। ठीक, अब इसमें कार्बन कितने हो गए? 2 इंटू कार्बन प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? तो कार्बन का कितना हो जाता है? 12 यहाँ हो जाता है। कितना हो जाता है कार्बन का? 12 आपके पास होता है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 12 प्लस आप लिख दीजिए 6 और हाइड्रोजन का 1, तो 12 दूनी 24 प्लस 6 एकम 6, ये हो जाता है 30 AMU यहाँ पर। क्लियर हो गई? ठीक, फिर देखिए अगला दिया है आपको C2H4 के विषय में बात हो रही है, तो यहां लिख दीजिएगा C2H4। कार्बन कितने हैं यहाँ पर आपके पास? तो 2 कार्बन है, तो 2 इंटू कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 इंटू हाइड्रोजन हो गए हैं, और कार्बन का कितना होता है अपने पास? 12 यहाँ होता है, तो 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 12 दूनी 24 प्लस 4, 4 और 4 8, तो ये हो गया है 28 AMU यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, अब आगे देखिएगा और किसका दिया है? NH3 का आपको दिया है, तो NH3 लिखिए यहाँ पर NH3। ठीक, अब NH3 में N प्लस हाइड्रोजन दिए हुए हैं, तो 3 इंटू H कर दीजिए, इसका होता है 14, 3 इंटू 1, तो 14 प्लस 3 कितना हो गया है? 17 AMU यहाँ पर आपके पास हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या दिया है? CH3OH। क्या दिया है? CH3OH दिया है, तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर CH3OH। ठीक, कैसे लिखेंगे इसे? कार्बन प्लस, अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3 तो 3 इंटू हाइड्रोजन प्लस फिर ऑक्सीजन लिख दीजिएगा प्लस फिर हाइड्रोजन यहाँ लिख दीजिए। कार्बन का कितना होता है? 12। कितना होता है? 12, बोला करिए मेरे साथ, प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और फिर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 यहाँ होता है, तो 12 प्लस 3 एकम 3 प्लस 16 प्लस 1, तो देखिए 16 और 3 और 1 4, तो 16 और 4 20, 20 और 10 कितना हो गया आपके पास? 30 और 2 32 यहाँ पर हो गया है, तो ये आपका कितना हो गया है? 32 AMU यहाँ हो गया है। बात समझ में आ गई कि कैसे निकालते हैं? चलिए उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका कितना आया है? 2 AMU यहाँ आया है। फिर आप देखिए ऑक्सीजन के विषय में बात हो रही है जिसका 32 यहाँ आया है। क्लोरीन के विषय में बात करिए तो उसका 71 आया है। ठीक, CO2 के विषय में बात करिए हमने तो उसका हमारे पास आया है 44। CH4 के विषय में बात करी है तो आया है आपका 16 AMU। ठीक, अब बात करते हैं एथेन के विषय में, तो 30 उत्तर हमारे पास आया है। ठीक, बात कर रहे हैं एथीन के विषय में, तो यहाँ पर हमारे पास 17 इसका आंसर आया है। फिर बात कर रहे हैं मेथेनॉल के विषय में, तो 32 हमारे पास यहाँ आया है। निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं कहाँ? अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का आपको क्या करना है? परिकलन करना है। अब आपको सूत्र दिया हुआ है, ठीक, और मैंने आपको कहा है कि वो जो टेबल हमारे पास है जिसमें हमारे पास द्रव्यमान लिखे हुए हैं आपको वो याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 हो जाता है। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 आपके पास होता है। ठीक, इसी तरीके से आपको बाकी याद रखनी हो। और कार्बन का कितना होता है? 12 हमारे पास होता है। तो देखो जिंक जो है
जिंक का आपको दिया हुआ है 65, सोडियम का आपको दिया हुआ है 23, पोटेशियम का आपको दिया हुआ है 39, कार्बन का आपको पता है 12 और ऑक्सीजन का आपको पता है कि कितना होता है 16 यू यहाँ पर होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब अपने को करना है ZNO के बारे में, Na2O और K2CO3 का द्रव्यमान आपको परिकलित करना है। तो ठीक आप क्या करिएगा, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ZNO की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो जिंक का देखो कितना होता है 65, ठीक। अब आपके पास ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक। आप इसे जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, 6 और 1 7 और 1 आपके पास 8, तो कितना हो गया है 81 AMU यहाँ पर आ गया है। कितना आ गया है 81 AMU यहाँ पर आ गया है, या हम इसे अभी यूनिफाइड यानी यू से भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप AMU भी लिखेंगे तो भी क्या है सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, ठीक। अगला उसने आपको किसका दिया है, Na2O का दिया है। तो वीडियो को यहाँ पर करिएगा पॉज और अपनी कॉपी पेन उठाइए और कोशिश करिए इसको करने की कि इसे कैसे किया जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं Na2O, अब 2 Na है प्लस आपके पास ऑक्सीजन है, 2 इंटू Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16, ठीक। अब 23 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 46 आएगा, प्लस 16 आप उसमें जोड़ दीजिए तो 6 और 6 कितना होते हैं 12, 4 1 5 और 1 आपके पास कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ गया है 62 यू यहाँ पर आ गया है। कितना आ गया है आपके पास 62 यू आपका आ गया है, ये रहा, ठीक। अगला दिया है K2CO3 का निकालना है, तो आप यहाँ देखिए ये रहा आपके पास K2 दिए हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, प्लस कार्बन का, ऑक्सीजन है क्योंकि 3 दिए हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 138 यहाँ पर आ गया है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है कि वापस से इन सभी प्रश्नों को बिना देखे अपनी कॉपी में हल करने का अभ्यास करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बिना देखे ही लिखना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।